गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने पार्लियामेंट के बारे में बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग ली है और आज हम उसके और कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह देखेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। हमारे देश की पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, एक प्रेसिडेंट, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या अपने देश की जो पार्लियामेंट है उसके पैरेलल में हमारे क्या स्टेट गवर्नमेंट भी चलती है। इसको क्या फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर एक तो हमारी पार्लियामेंट है, एक स्टेट लेजिस्लेचर होती है। तो हम दोनों का ना एक साथ पढ़ेंगे, पैरेलल पढ़ेंगे। हाँ, जो है ना बार बार उसको, अभी हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, फिर बाद में यदि हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी क्या है, सेम है। उसको यदि अलग अलग पढ़ेंगे तो वो क्या कंफ्यूजन हो जाता है, बार बार याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को है ना यहाँ पे कंटिन्यूअसली पैरेलल पढ़ाऊंगा और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी क्या है एक जैसी हैं, तो इनको याद रखना ईजी होता है। तो हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स हैं? एक तो प्रेसिडेंट, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है। तो और उसी तरीके से स्टेट के अंदर जो होते हैं, स्टेट के अंदर क्या होता है? स्टेट के अंदर 2 होते हैं, एक तो स्टेट के अंदर भी 3 होते हैं वैसे, सॉरी। स्टेट के अंदर क्या होता है? प्रेसिडेंट की जगह क्या होता है? गवर्नर, ठीक है। और एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट की जगह क्या हो गया? गवर्नर, और लोकसभा की जगह क्या हो गया? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो राज्यसभा होती है उसकी जगह क्या? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सभी स्टेटों के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओनली कुछ एक स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो जो एक बार प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को हम बाद में स्टडी करेंगे दोनों को। अभी हम देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा और इधर स्टेट की क्या आ जाएगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर हमने देखा कि जो हमारे लोकसभा के एमपी होते हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 550। पहले कितनी होती थी? 552। 2 जो थे वो कौन होते थे? एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन मेंबर होते थे, एमपी होते थे। उनको नॉमिनेट, वो क्या होते थे? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियंस को 2 को नॉमिनेट करते थे, लेकिन इनको कब हटा दिया? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के अंदर ये जो है 2 पोस्टें हटा दी हैं। अभी 550 है, ठीक है। और इनका जो इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे एमपी का लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, और उनकी टर्म कितनी रहती है? 5 साल रहती है। लोकसभा की टर्म कितनी रहती है? 5 साल होती है। प्लस उसको यदि नेशनल इमरजेंसी हो उस टाइम में तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, 1 साल के लिए एक्सटेंडेड किया जा सकता है बाय 1 ईयर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और एक साल एक्सटेंड कर करके इनफाइनाइट टाइम तक, कितना भी टाइम तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। एक टाइम में 1 साल एक्सटेंड होगी और उसको कितने भी टाइम तक एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और सिमिलर वे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग स्टेटों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मेंबर जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है। तो इसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 500। किसी भी स्टेट के अंदर मैक्सिमम जो एमएलए होते हैं वो 500 हो सकते हैं, और मिनिमम कितनी होती है? वो होती है 60, मिनिमम 60 होती है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे एक्सेप्शन क्या है जिनके अंदर स्ट्रेंथ जो कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, गोवा है। इन तीनों के अंदर कितनी है?
30 है स्ट्रेंथ, ठीक है। मिनिमम 60 होनी चाहिए, पर इन तीनों में 30 है। एक दो स्टेट मिजोरम वगैरह उनमें भी थोड़ी कम है, 46 वगैरह है, ठीक है। इनकी ड्यूरेशन भी कितनी होती है, 5 साल होती है। 5 साल बाद इलेक्शन होता है। और ये जो मतलब प्रेसिडेंट कभी भी इसको हाउस को क्या डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, इस हाउस को क्या डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये तो ही लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर। इसके पैरेलल में हम क्या देखेंगे, राज्यसभा, ठीक है जी। जस्ट ए मिनट, जगह नहीं है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट से अपन कंटिन्यू करेंगे ना, तो उनको कंबाइन कर लेंगे। ये लोकसभा आ गई, इसके पैरेलल में क्या आएगी, राज्यसभा, ठीक है। जो राज्यसभा होती है अपनी जो है, उसकी इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 250 में से 238 क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। इनका इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, ये याद रखना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, वो इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इलेक्शन का प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है, उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ये इलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इनका इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते हैं, उसके थ्रू इनको इलेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा डिटेल से देखें, कैसे वोटिंग होती है, कैसे वो वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं, उस हिसाब से इनको ये मेंबर जो है इलेक्ट करते हैं। जो इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होते हैं ना, ये हमारे प्रेसिडेंट भी ऐसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट पॉपुलेशन लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। हमारे जो लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो एमपी होते हैं राज्यसभा में, उनको भी हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे 12 होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट किनको नॉमिनेट करते हैं, जो किसी भी आर्ट है, कल्चर है, कोई साइंस है, सोशल सर्विस है, किसी भी फील्ड के अंदर कोई साइंटिस्ट बहुत बड़ा है, उन किसी भी फील्ड के अंदर जो कोई एक्सपर्ट हो, कोई अच्छी सेवा की हो, समाज सेवा की हो, या कोई खोज की हो, एक्सपर्टीज हो, उसको क्या प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ऐसे 12 लोगों को, जैसे हेमा मालिनी है, सचिन तेंदुलकर है, इनको पहले प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था, इन 12 मेंबर। ऐसे किसी भी पर्सन को जिनको प्रेसिडेंट को लगे एक्सेप्शनल सर्विस इन्होंने दी है या एक्सेप्शनल क्वालिटी उनके अंदर है, तो उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जा सकता है, 12 जो मेंबर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो 1/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है उसकी 1/3 होती है। और एक जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, ये सभी स्टेटों में नहीं है, ठीक है। जैसे पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो सभी स्टेट में होती है, 28 के 28 स्टेट में प्लस 3 यूटी में। यूटी कौन कौन सी है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 28 सभी स्टेटों में और 3 यूटी में है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कितने में, 6 स्टेट के अंदर है प्लस 1 यूटी में। 6 स्टेट कौन से हैं, हमने पहले देखा था, कॉम्बिनेशन में याद रखना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, यूपी, बिहार, ये 6 स्टेट है। और यूटी कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके अंदर इन 6 स्टेटों में ये में एक यूटी के अंदर मतलब अपर हाउस, स्टेट अपर हाउस है, बाकी सभी में स्टेट लेजिस्लेचर एक ही होता है, एक ही वहां पे जो है सदन होता है, ठीक है।
तो ये जो 6 स्टेट और एक यूटी है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, जो एमएलए होते हैं काउंसिल के, उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? 1/3 ऑफ द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली के अंदर मान लो एमएलए 150 है, तो 50 मैक्सिमम काउंसिल के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम स्ट्रेंथ इसकी कितनी होती है? 40। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? 40 होती है, ठीक है। इनका जो सिलेक्शन होता है, सॉरी इलेक्शन जो होता है, इनका प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का? एक तो है ना, राज्यसभा में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर रिजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है, नो रिजर्वेशन। जैसे दूसरे लोकसभा में, राज्यसभा में कुछ सीट्स जो होती हैं वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए, जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है, उनके लिए रिजर्व होती है। उस टाइप पे यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता है। और यहाँ पे जो होता है ना, नो रिजर्वेशन हो गया। और इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? जैसे 100 की कोई सीट है, तो उनमें से 1/3 जो सीट होगी, 1/3 आर इलेक्टेड बाय MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो MLA होंगे ना, वो इलेक्ट करेंगे, जो चुन के आते हैं। 1/3 जो है इलेक्ट करेंगे, इलेक्टेड बाय लोकल बॉडी। लोकल बॉडी के अंदर क्या आ जाती है? पंचायत आ जाती है, म्यूनसिपैलिटी आ जाती है, ठीक है, बोर्ड आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह होते हैं। ये मेनली पंचायत और म्यूनसिपैलिटी है ना, वो इलेक्ट करती है 1/3 जो MLA होते हैं उनको, जो काउंसिल के MLA होते हैं, ठीक है। और 1/6 जो होते हैं नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होते हैं। गवर्नर जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, 1/6 जो भी स्ट्रेंथ होगी उसको नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/12 होते हैं, वो कौन करता है? इलेक्टेड बाय टीचर। जो स्टेट के अंदर जो टीचर होते हैं, सेकेंडरी से ऊपर के जो टीचर होंगे, सेकेंडरी, नॉट लेस देन सेकेंडरी, सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर होते हैं या उससे ऊपर के जो भी टीचर हैं, वो इलेक्ट करेंगे। वो टीचर जो होने चाहिए ना, 3 साल तक अपने स्टेट के अंदर स्टडी, मतलब स्टेट के अंदर रेजिडेंस करते हो, स्टेट के अंदर एजुकेट करते हो, ठीक है ना, रेजिडेंस ऑफ 3 ईयर, ठीक है। उसी प्रकार से 1/12 जो रह जाते हैं, वो इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन से? ग्रेजुएट स्टूडेंट, जिन्होंने 3 ईयर ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए। जो भी कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है स्टेट के अंदर, 1/12 जो मेंबर है वो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट की तरफ से इलेक्ट किया जाता है। 1/12 टीचर स्टूडेंट याद रख लेना, 1/12 टीचर स्टूडेंट। फिर ये 1/12 कितना हो जाता है? 1/6 ही उनके बराबर का गवर्नर नॉमिनेट कर देते हैं। ये कितना हो जाता है? टोटल 1/3 हो जाता है, तीनों को कंबाइन करते हैं ना, 1/3 हो जाता है। 1/3 के बराबर ही कौन नॉमिनेट? लोकल बॉडी इलेक्ट करती है, 1/3 MLA इलेक्ट करते हैं। इनको तीनों को जोड़ोगे तो वो इक्वल हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, 100% आ जाता है, ठीक है। इनकी जो टर्म होती है, जो राज्यसभा के इनकी जो टर्म होती है, वो क्या होती है? 6 ईयर होती है, ठीक है। और 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। जैसे 2 साल होंगे तो जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके 1/3 जो है रिटायर हो जाएंगे, 1/3 नए आ जाएंगे। फिर 2 साल होंगे, जैसे जैसे जिनके 6 साल पूरे होते जाएंगे ना, वो मतलब रिटायर होते जाएंगे और नए कैंडिडेट आते रहेंगे। तो ये जो हाउस होता है ना, वो कंटिन्यूअस हाउस होता है, कंटिन्यू हाउस होता है। ये डिजोल्व नहीं होता है, जैसे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं ना, वो डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा या स्टेट काउंसिल है वो क्या? कंटिन्यूअस हाउस होता है, ठीक है। राज्यसभा जो है 1952 से लेके आज तक कंटिन्यूस ही चल रही है, ठीक है। मेंबर जो रिटायर हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सबके सब एक साथ रिटायर नहीं होते हैं। 1/3 ऑफ द मेंबर एवरी 2 ईयर के बाद रिटायर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो ये थोड़ा बेसिक हो गया हमारे मेंबर्स के बारे में, जो MLA MPs होते हैं उनके बारे में बेसिक, ये सब है ना, याद कर लेना आप लोग, याद रखने, बार बार टर्मिनोलॉजी है
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर पूछ ली जाती है, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, एमएलए एमपी को डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, डिस्क्वालिफिकेशन किस किस बेस पे होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन और कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, यदि किसी को सदस्यता एमएलए एमपी की रद्द करनी हो तो किस बेस पे करेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक तो है कन्विक्टेड, या सीधा याद रख लो जिनको 2 साल की सजा हुई हो। ठीक है, 2 ईयर जेल। ठीक है, किसी भी एमएलए एमपी को यदि 2 साल की सजा हो जाए तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरा याद रख लेना कि यदि उनका शेयर हो, ठीक है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो ऐसी कंपनी में जहां पे गवर्नमेंट का शेयर कितना हो, 25% से ज्यादा शेयर हो। ठीक है ना, गवर्नमेंट शेयर हो वहां पे, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का शेयर है, कोई भी बिजनेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट का शेयर 25 से ज्यादा हो, यदि उसमें उनका बिजनेस है तो वो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है ये डिस्क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो डिसाइड करते हैं। यदि इन 2 बेसिस पे यदि कोई एमएलए एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है तो वो प्रेसिडेंट हमारे डिसाइड करेंगे। ठीक है, एमपी के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं और स्टेट के अंदर गवर्नर होते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि हम पैरेलल पढ़ रहे हैं दोनों चीजों को। तो 2 साल से ज्यादा जेल हो या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो 25% जिसमें गवर्नमेंट का शेयर हो तो प्रेसिडेंट का डिस्क्वालिफिकेशन कर देते हैं। एक डिस्क्वालीफाई होता है बी, हम देखें, डिस्क्वालीफाई बेस्ड ऑन 10th शेड्यूल। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है ना, मतलब डिफेक्शन के बेस पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है 10th शेड्यूल के अंदर क्या था, डिफेक्शन के बेस पे जो डिस्क्वालिफिकेशन एमएलए और एमपी की होती है वो डिसाइड करती है। तो 10th शेड्यूल कब लागू किया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में राजीव गांधी के टाइम में ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे। इसके अंदर क्या था कि कोई भी मेंबर यदि कोई मेंबर यदि किसी पार्टी से चुनाव लड़ के चुनाव इलेक्शन लड़ा और जीत गया, और इलेक्शन जीतने के बाद में यदि वो पार्टी छोड़ देता है तो उसको क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपने आप इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वहां पे दोबारा चुनाव होंगे। ये इसलिए किया गया था क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़के आते थे और जब जीतने के बाद में वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते थे, उस पार्टी को छोड़ देते थे, तो लोगों ने तो वोट किया है ना भी एक पार्टी को डाला है, तो उस बेस पे हमारी जो पार्लियामेंट थी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था और एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे। इसके अंदर जो था ना पर्सन, कोई मेंबर है, इफ मेंबर लीव पॉलिटिकल पार्टी, यदि पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर है कि इफ मेंबर, कोई भी मेंबर यदि विप के अकॉर्डिंग या पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में यदि वोट करता है या उसके पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में यदि जाता है, उनकी जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्पीच नहीं देता है या उनके अगेंस्ट में वोट करता है, अगेंस्ट में जाता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इफ मेंबर गोज अगेंस्ट दी पार्टी विप, विप का बारे में बाद में पढ़ाऊंगा और यहाँ पार्टी डायरेक्शन कर लो। ठीक है, पार्टी कोई भी डायरेक्शन देती है, कोई भी मुद्दा है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, उस मुद्दे के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टी कह देती है भी यहाँ पे हमें अगेंस्ट में वोट डालना है, लेकिन यदि मेंबर जो है वो वोट ना डाले या फेवर में वोट डाल दे तो उसको क्या डिस्क्वालीफाई कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो ये हो गया, एक तो मेंबर जो है पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, एक यदि मेंबर जो है अगेंस्ट में विप या पार्टी की डायरेक्शन में अगेंस्ट में वोट डाल दे तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, तीसरा यदि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन दी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है ना,
किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन तो किसी की टिकट पे नहीं किया, ना सपोज करो बीजेपी ना कांग्रेस, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके आ गया, तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है। यदि वो ज्वाइन करेगा तो उसकी जो है सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है, ये एक याद कर लेना। और ये होता है जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं ना, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी यदि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन दी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना, या नॉमिनेशन। जब प्रेसिडेंट ने किसी पर्सन को नॉमिनेट कर दिया और वो 6 मंथ के अंदर अंदर ज्वाइन कर लिया, फिर तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। यदि 6 मंथ होने के बाद में यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये जो 4 टाइप का जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ के बेस पे, ये कौन डिसाइड करता है? चेयरमैन ऑफ द हाउस, चेयरमैन ऑफ द हाउस। यदि वो लोकसभा में तो लोकसभा का चेयरमैन को होता है स्पीकर होता है, राज्यसभा में तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, वो डिसाइड करते हैं। उनका जो डिसीजन होता है ना वो फाइनल होता है। ठीक है, उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन है और उनका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। तो 4 है। 10th शेड्यूल भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 10th शेड्यूल के अंदर क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसके अंदर कोई यदि डिफेक्शन को मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ है, यदि कोई डिफेक्शन करता है, यदि कोई मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ने जीतने के बाद में यदि छोड़ता है, तो यदि वो पार्टी के अगेंस्ट जाता है तो, और यदि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो, और यदि कोई नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट का नॉमिनेटेड पर्सन है 6 मंथ के बाद यदि ज्वाइन करता है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन ऑफ द हाउस, लोकसभा के अंदर स्पीकर और राज्यसभा के अंदर जो होता है चेयरमैन, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो ये एक एक लाइन है ना, अलग अलग तरीके से कहीं न कहीं ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन में दी जाती है। भी नॉमिनेटेड मेंबर ये एंटी डिफेक्शन लॉ, बस इतना ही है, इतना ही हमें याद रखना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एक जो होता है सी टाइप का जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, इफ मेंबर एब्सेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग फॉर कंटिन्यूअस 60 डेज, 60 दिन से ज्यादा यदि कोई मेंबर एब्सेंट रहता है विदाउट इंफॉर्मेशन, तो उसको भी क्या है? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, कोई पर्सन यदि 60 डेज से ज्यादा असेंबली के अंदर एब्सेंट रहता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी एक आप याद रखोगे इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसके बाद में हम देखते हैं कुछ एक टर्मिनोलॉजी हैं जो हमारे पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में होती है। जैसे स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, चेयरमैन होता है राज्यसभा के, और विप क्या होती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, लीडर ऑफ द हाउस, ये सब टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, जो लोकसभा के अंदर क्या होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, लोकसभा में स्पीकर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीकर होता है। यहाँ पे राज्यसभा में क्या होता है? चेयरमैन होता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसके अंदर भी स्टेट वो होता है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो इनका हम देखेंगे, ये जो टर्मिनोलॉजी ना उनके अंदर इनका सिलेक्शन कैसे होता है, इनको रेजिग्नेशन कैसे होता है, और इनके काम क्या क्या है। ठीक है, ये 3 चीजें हम हर एक की देखेंगे। ठीक है, तो स्पीकर का कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड अमोंग दी मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनमें से ही कोई मतलब मेंबर को स्पीकर इलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वही आपस में किसी एक पर्सन को स्पीकर इलेक्ट कर देते हैं।
ठीक है ना। राज्यसभा में कौन करता है, इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना, अमोंग दी मेंबर ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वो आपस में किसी पर्सन को चेयरमैन इलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो होता है लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होता है, यहाँ पे जो होता है ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, जो वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया होता है ना, वो एक्स पोस्ट फैक्टो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं लोकसभा के अंदर मेंबर जो इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो आपस में से किसी भी एक पर्सन को लोकसभा का स्पीकर इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको जो है चेयरमैन, ऑटोमेटिक जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम बाद में देंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको कंपैरिजन में हम बाद में स्टडी करेंगे। एज ऑफ नाउ याद रखो, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, और लोकसभा के चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर होता है। स्पीकर का चुनाव स्पीकर खुद के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में से सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये रेजिग्नेशन कौन, स्पीकर रेजिग्नेशन किसको देता है, डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, ये याद रखना। स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देता है, डिप्टी स्पीकर को, और चेयरमैन किसको देता है, वाइस चेयरमैन को। थोड़ी इसके अंदर भी मेरे को डाउट है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौन को देता है या प्रेसिडेंट को देते हैं ये, ठीक है। चेयरमैन, और ये क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है तो ये चेयरमैन प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, याद रखना, कंफ्यूजिंग है। रेजिग्नेशन जो है डिप्टी स्पीकर को देते हैं, ये चेयरमैन जो है प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। अभी स्पीकर के जो है ना हटाना हो स्पीकर को, ठीक है ना, रिमूवल करना हो, मान लो खुद रिजाइन नहीं दे रहा, रिमूवल करना हो तो क्या होगा, 50 मेंबर साइन करें, 50 मेंबर रिजोल्यूशन पे साइन करें। रिजोल्यूशन मतलब कोई लेटर पे साइन करें, और फिर वो क्या रिजोल्यूशन मूव होता है, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है ना, उससे उसको रिमूव किया जा सकता है। जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 550 की जो स्ट्रेंथ है हमारी, उसमें से यदि 276 कैंडिडेट हो, ठीक है, यदि इतने लोग वोट डाल दें तो स्पीकर जो है रिमूव हो जाता है। तो 50 मेंबर का रेजोल्यूशन होना चाहिए इनिशिएट करने के लिए, इनिशिएट होने के बाद में ये जो इतने लोग वोट करेंगे तो ये क्या रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब हम स्पीकर के फंक्शन देख लेते हैं, अभी क्या क्या काम करते हैं, वर्क या फंक्शन ऑफ द स्पीकर। एक तो क्या, एक नंबर तो क्या, ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर कोई भी लाइन लिखी हुई है, कोई भी आर्टिकल है, यदि उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है यदि नहीं निकल रहा है, 2-3 मीनिंग निकल रहे हैं, तो जो स्पीकर जो कहेगा वही फाइनल मीनिंग उस लाइन का या उस आर्टिकल का माना जाएगा। तो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। ये क्या है, किसी बिल को, मनी बिल का डिसाइड फाइनल ये करता है, ठीक है ना, डिसाइड द बिल एज मनी बिल, ठीक है। मनी बिल का डिसीजन यही लेता है, और इसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, ठीक है, स्पीकर करता है। तीसरा क्या है, ये प्रेजाइड ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द हाउस। यदि कोई भी कानून पास करना है या कोई भी इशू है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट को क्या ज्वाइंट सीटिंग बुलानी पड़ेगी, लोकसभा की सीटिंग अलग होती है, राज्यसभा की सीटिंग अलग होती है। जब कोई मुद्दा अड़ जाए जहाँ पे कि क्लियरिटी यदि राज्यसभा में वो पास नहीं हो, वो जो है ना, तो उसके अंदर क्या ज्वाइंट सीटिंग प्रेसिडेंट बुलाते हैं। तो ज्वाइंट सीटिंग के अंदर क्या दोबारा से वोटिंग होती है, डिस्कशन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है ना, जो है स्पीकर जो है ज्वाइंट सीटिंग का चेयरमैन होता है, प्रेजाइड करता है उसका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हु इज प्रेजाइड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा का स्पीकर प्रेजाइड नहीं करता है, राष्ट्रपति प्रेजाइड नहीं करता है, राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग को बुलाता है और स्पीकर उसके ऊपर प्रेजाइड करता है।
और वहां पे जो भी मैटर हो वो शॉर्ट आउट होता है। ठीक है, तो ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर जो है प्रेजाइड कौन करता है, स्पीकर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी कमेटियों के जो है ना चेयरमैन स्पीकर होता है, लेकिन वो याद मत रखो आप। एक चीज और याद रखना, ठीक है, एक ये जो है ना यदि कोरम ना हो तो सीटिंग को कैंसिल कर देता है। ही कैन कैंसिल दी सीटिंग, जो लोकसभा की जो सीटिंग होती है उसको कैंसिल कर सकता है यदि कोरम ना हो तो। कोरम मतलब होता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। जैसे 550 मेंबर है ना, 550 के 1/10 कितने हुए, 500, 550 1/10 हुए 55। यदि 55 से कम यदि मेंबर हाजिर हो और कोई प्रोसीडिंग करनी है तो वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है स्पीकर जो है सीटिंग को। ठीक है, और 5 नंबर है, कोई भी मैटर हो, कोई भी डिस्कशन चल रहा हो, वोटिंग हो रही हो, तो फर्स्ट इंस्टेंस पे स्पीकर वोट नहीं करता है। ठीक है, नॉट वोट एट द फर्स्ट इंस्टेंस बट वोट इन केस ऑफ टाई। यदि कोई मैटर के अंदर टाई हो जाए, जैसे मान लो 100 मेंबर प्रेजेंट है, 100 में से 50 लोगों ने वोट किसी के पॉइंट के फेवर में किया, 50 ने अगेंस्ट में किया, तो वो टाई हो गया, तो वो बिल पास नहीं होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, फिर वो जो है स्पीकर जो है वो वोट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो स्पीकर वोट नहीं करेंगे। यदि 16 ने एक पास वोट कर दिया, 40 ने किया, तो वो ऑटोमेटिक पास हो गया। यदि टाई हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वोट करेंगे। इसको भी याद रखना, स्पीकर वोट ऑन इन केस ऑफ टाई ओनली। ठीक है, अदरवाइज जो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करते हैं। इधर चेयरमैन का भी यही काम है कि चेयरमैन जो है वोट करते हैं, तो जो फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं करते हैं, टाई के केस में चेयरमैन जो है वोट करेंगे, इवन दो ही इज द नॉट द मेंबर ऑफ, राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ठीक है ना, स्पीकर ये चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, फिर भी वो यदि टाई होगी राज्यसभा के अंदर तो वो वोट कर सकते हैं। ये भी याद रखना। ठीक है ना, वोट इन केस ऑफ टाई, टाई होगी। दोनों जो है स्पीकर और जो चेयरमैन है, दोनों ही जो है टाई के टाइम पे वोट करते हैं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम, चेयरमैन का क्या काम होता है, ये जो चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये यदि, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होता है, इफ ही एक्ट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, यदि प्रेसिडेंट कहीं बाहर गए हुए हैं या प्रेसिडेंट छुट्टी पे हैं, बीमार हैं, तो यदि वाइस प्रेसिडेंट यदि एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, तो ही विल नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन। ठीक है, उस टाइम में कौन परफॉर्म करेगा, डिप्टी चेयरमैन जो होगा ना, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है, यदि वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक चेयरमैन है, तो चेयरमैन यदि प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम पे वो वाइस चेयरमैन की ड्यूटी नहीं करेगा। चेयरमैन की ड्यूटी उस टाइम कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, वाइस चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा, वो करेंगे। ठीक है, वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के केस में, कि एक तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन होता है। ठीक है, एक जो है वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देता है, प्रेसिडेंट को। और यदि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम करे, तो वो साइमल्टेनियसली जो है राज्यसभा का चेयरमैन भी नहीं होगा, एक ही काम करेगा एक टाइम पे। यदि वो प्रेसिडेंट का काम कर रहा है तो चेयरमैन का काम नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखना है। एक वोट करेगा वो इन केस ऑफ टाई ओनली, ये टाई हुई तो वोट करेगा, अदरवाइज ही विल नॉट वोट। ठीक है, इवन दो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी याद रखनी है आपको। राज्यसभा के हो गए, लोकसभा के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिप्टी स्पीकर। स्पीकर चेयरमैन हो गए, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये हम अभी देख लेते हैं।
डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, जैसे राज्य स्पीकर का होता है वैसे ही लोकसभा के मेंबर अमोंग दी मेंबर, लोकसभा के मेंबर अपने में से एक मेंबर को इलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन का, इसका चुनाव जो होता है ना डिप्टी चेयरमैन का, वो इलेक्शन होता है इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ राज्यसभा अमोंग दी मेंबर्स, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनमें से एक को क्या डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं, ठीक है। और इसका जो रेजिग्नेशन होता है वो किसको देगा, डिप्टी स्पीकर क्या स्पीकर को दे देगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को दे देगा। इसमें क्या है, ये चेयरमैन को दे देगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन अपना यदि इसको रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट को दे देगा, ठीक है। एक तो इनका याद रखना है इलेक्शन कैसे होगा, एक रिमूवल कैसे होगा, ठीक है, रेजिग्नेशन कैसे देंगे, किसको देंगे, ये याद रखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करते हैं, वर्क क्या करते हैं, ये क्या एक्ट एज स्पीकर, स्पीकर वाले सारे काम करेंगे ये, जब स्पीकर हाउस के अंदर नहीं है तो स्पीकर वाले जो पहले हमने देखे ना वो सारे काम करेंगे, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग पे बैठेंगे, मनी बिल है या नहीं है वो डिसाइड करेंगे, और जो है कोरम नहीं है तो वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये सब काम जो है डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर वाले काम करेगा इफ ही इज नॉट इन द हाउस, ठीक है। सेम काम इसके हैं, जब चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन एक्ट एज चेयरमैन, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर कौन बैठेगा ना, एक ज्वाइंट सीटिंग वाला याद रख लेना आप, ज्वाइंट सीटिंग वाला खास करके, ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर डिप्टी स्पीकर बैठेगा यदि स्पीकर नहीं है तो, ठीक है। स्पीकर नहीं है तो ऐसा नहीं है, स्पीकर नहीं है तो वहां के चेयरमैन को बिठा दो, ऐसा नहीं है, या वाइस प्रेसिडेंट को बिठा दो या प्रेसिडेंट को बिठा दो, यदि स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर जो है ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर बैठेगा, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है, ये ना स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ये हमारे जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था अंग्रेजों के टाइम में 1919 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 में, उसके अंदर फर्स्ट टाइम में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है क्रिएट की गई थी, ठीक है। उस टाइम में तब से लेके कंटिन्यू आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो किए गए थे, ऐड किए गए थे, ठीक है। स्पीकर जो है जैसे यूजुअल प्रैक्टिस है, स्पीकर जो है रूलिंग पार्टी से आता है, जैसे ये स्पीकर हमारे ओम बिरला जी है, रूलिंग पार्टी हमारी क्या है बीजेपी है, बीजेपी से आते हैं। और डिप्टी स्पीकर जो आता है वो यूजुअली अपोजिशन पार्टी से आते हैं, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी यदि वो नहीं है, जरूरी नहीं है अपोजिशन पार्टी में से बनाए नहीं बनाए, ये संविधान के अंदर लिखा नहीं है, तो अभी हमारी जो लोकसभा है उसके अंदर में कोई भी डिप्टी स्पीकर जो है इलेक्टेड नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर पैनल, ठीक है। यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हो तब पार्लियामेंट के अंदर कौन बैठेगा, चेयरमैन कौन होगा। बहुत बार हम न्यूज वगैरह देखते हैं या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखते हैं तो ओम बिरला जी वहां पे नहीं होते हैं, कोई और ही पर्सन जो मेंबर है वो बैठे होते हैं। तो वो कहाँ से है, हम देखते हैं कि कई बार कोई महिला सांसद बैठी होती है, कई बार कोई और बैठा होता है, तो वो क्या बोलते हैं चेयरमैन पैनल ऑफ चेयरमैन लोकसभा, ठीक है। सिमिलर वे पैनल का मतलब होता है समूह, पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं ना, इसको पैनल को कौन सिलेक्ट करता है, स्पीकर नॉमिनेट, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, नॉट मोर देन 10 मेंबर, मैक्सिमम 10 मेंबर होते हैं, उनको नॉमिनेट कर देता है पैनल ऑफ द चेयरमैन। यदि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर एब्सेंट हो
तो ये क्या करेंगे, प्रेजाइड करेंगे, ठीक है, प्रेजाइड दी प्रोसीडिंग या एक्ट एज ए स्पीकर, स्पीकर का काम ये करेंगे यदि वे एब्सेंट है तो। यदि वो सीट के ऊपर ही नहीं है, यदि पोस्ट ही वैकेंट है ना, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वैकेंट है पोस्ट, ठीक है, ये याद रखना अलग है थोड़ा सा। एब्सेंट होना मतलब कोई काम से बाहर गए हैं, बीमार हैं, ठीक है, वो एब्सेंट हो गया। एब्सेंट होगा तो उनकी जगह पे कोई भी मेंबर यहाँ पे एक्ट एज ए स्पीकर काम कर सकता है। लेकिन यदि स्पीकर डिप्टी स्पीकर वैकेंट है, सीट ही वैकेंट है, खाली है, तब कौन बनेगा, ये नहीं बनेंगे, तब बनेगा पर्सन, कोई भी मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर को वहां पे नॉमिनेट कर देंगे, ही विल एक्ट एज ए स्पीकर, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द, या क्या बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ द हाउस, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। यदि वैकेंट है तो प्रेसिडेंट, यदि एब्सेंट है तो वो जो है कोई भी पैनल में से 10 मेंबर में से कोई भी बैठ जाएगा और प्रोसीडिंग चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जो है चेयरमैन होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे पैनल को, ठीक है। और जब चेयरमैन या वाइस चेयरमैन एब्सेंट है तब ये जो है नॉमिनेटेड पर्सन है एक्ट एज ए चेयरमैन का एक्ट करेंगे, प्रेजाइड करेंगे, ठीक है। वो यदि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन क्या है, वैकेंट है, पोस्ट ही वैकेंट है, तो कौन करेगा, मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा के कोई भी मेंबर में से प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनेट करेंगे ही विल एक्ट एज ए चेयरमैन। यहाँ पे जो लोकसभा का जो भी मेंबर होगा जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे ही विल एक्ट एज ए चेयरमैन। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये पैनल का याद रख लेना। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, यदि स्पीकर डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है तो कौन प्रेजाइड करेगा, यदि दोनों की सीट ही वैकेंट है तो कौन प्रेजाइड करेगा, ये राज्यसभा के अंदर। तो ये क्वेश्चन यूजुअली आते हैं, ठीक है। चेयरमैन हो गया, डिप्टी चेयरमैन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम ये क्या होता है, जब कोई नई असेंबली बनती है, जैसे इलेक्शन हुआ, नई असेंबली, सारे एमपी नए बने, वो असेंबली के अंदर गए, तो फर्स्ट टाइम पे जो भी होगा अपना स्पीकर होगा ना, उसको स्पीकर प्रो टर्म करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक असेंबली तो बैठी नहीं है, फर्स्ट टाइम बैठ रही है। तो क्या करे, प्रेसिडेंट किसी भी एक मेंबर को यहाँ पे बिठा देते हैं। यूजुअल प्रैक्टिस क्या होती है, जो सबसे एजेड पर्सन होता है, जो सबसे उम्रदराज पर्सन होता है, उसको क्या बोलेंगे, स्पीकर प्रो टर्म है। और उस स्पीकर प्रो टर्म का काम क्या होता है, एक तो जो लोकसभा के अंदर मेंबर हैं उनको जो है शपथ दिलाना, और दूसरा काम है कि वो आपस में से किसी एक पर्सन को स्पीकर इलेक्ट कर लें। दो इसके फंक्शन होते हैं। तो स्पीकर प्रो टर्म क्या होता है, फर्स्ट असेंबली ऑफ लोकसभा, ठीक है, फर्स्ट असेंबली ऑफ लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट नॉमिनेट वन मेंबर एज ए स्पीकर फॉर फर्स्ट सीटिंग। जो पहली सीटिंग होती है ना, उसके लिए, फर्स्ट सीटिंग ऑफ द असेंबली के लिए नॉमिनेट कर देंगे, ही विल एक्ट एज ए स्पीकर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर प्रो टर्म बोलते हैं। और ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि जो एजेड पर्सन होता है कोई भी, उसको स्पीकर प्रो टर्म बनाया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन या वर्क क्या होते हैं, दो ही काम होते हैं। एक तो ओथ दिलाना, ओथ दी न्यू मेंबर, नए जो मेंबर आए वो, और दूसरा इसके अंदर होता है कि फ्लोर प्रोवाइड करना, प्रोवाइड दी फ्लोर टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, इलेक्ट स्पीकर। ये अपना स्पीकर आप जो है सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और जो इसको जो स्पीकर प्रो टर्म होता है ना, इसको नॉमिनेट भी प्रेसिडेंट करते हैं, और इसकी ओथ जो है, इसकी ओथ है ना, वो भी प्रेसिडेंट करवाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। स्पीकर प्रो टर्म को नॉमिनेट प्रेसिडेंट करेंगे, इसको ओथ भी प्रेसिडेंट करेंगे,
और इसके दो ही काम होते हैं, नए जो मेंबर है उनको ओथ दिलाना और उनको जो है स्पीकर इलेक्ट करने का फ्लोर देना भी, आप अपना स्पीकर है जो इलेक्ट कर लो, इतना ही। स्पीकर प्रो टर्म यदि आ जाए तो ये इससे ज्यादा नहीं आएगा, यही आएगा, ठीक है। इनमें से कुछ आ गया क्वेश्चन में तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्पीकर प्रो टर्म के बाद हमें एक आता है लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, लार्जेस्ट जो पार्टी होती है, लार्जेस्ट अपोजिशन में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन। अपोजिशन के अंदर जो भी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो लीडर होता है, ठीक है ना, उसको क्या क्या बना देते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाते हैं। लीडर ऑफ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन में जो भी पॉलिटिकल पार्टी लार्जेस्ट होगी उसका जो लीडर होगा उसको क्या बनाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे। इनकी मिनिमम जो है, मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 1/10 मेंबर होने चाहिए, 1/10 ऑफ द असेंबली टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ जैसे 555 है ना लोकसभा के अंदर, तो 555 की 1/10 कितनी हुई, 55। जिनकी 55 जो है मेंबर यदि हों तो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकते हैं। 55 से जितने ज्यादा होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है। तो आपको याद ये रखना, लार्जेस्ट अपोजिशन की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, उसके जो मिनिमम जो है 1/10 से ज्यादा मेंबर हो तो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है, ठीक है। 1/10 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए लोकसभा में, 1/10 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए राज्यसभा में, तो उस पार्टी के लीडर को क्या बनाएंगे, अब जैसे 250 है राज्यसभा के अंदर, तो 250 का 1/10 25। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास 25 या 25 से ज्यादा यदि मेंबर हैं तो उसका जो लीडर होगा उसको क्या बनाएंगे, एलओपी बनाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में बनाएंगे। और जिसके 55 या 55 से ज्यादा मेंबर लोकसभा के अंदर हैं उसको क्या बनाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। तो अब हमारे कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन, कौन है लोकसभा के अंदर, राहुल गांधी है। और लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा में कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, ठीक है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है। एलओपी है राहुल गांधी, एलओपी है यहाँ के लोकसभा के, ठीक है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, ये कब से चल रहा है, ये 1969 से ये प्रैक्टिस जो है कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन कब बनाए थे, 1969 से कंटिन्यूस ये चल रहा है, ये भी याद रख लेना आप। 1969 में ये यूपीएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, आईएएस के एग्जाम में आया था, लीडर ऑफ अपोजिशन कब से शुरू हुआ है, 1969 के अंदर। एक दो टर्मिनोलॉजी और रहेगी है छोटी छोटी, एक तो है विप। विप क्या होती है, हर एक पॉलिटिकल जो पार्टी होती है ना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ऐसा समझ लो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है मॉनिटर बनाती है। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के 10 मेंबर हैं तो 10 में से एक पर्सन को बोलेंगे आप मॉनिटर हो, इन बाकी 9 की आप अटेंडेंस दोगे, बाकी 9 हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग ही वोट डालें, हमारे पार्टी के अकॉर्डिंग ही चलें। तो विप क्या होता है, ओवरऑल एक तरह का मॉनिटर होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मॉनिटर बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, विप बोलते हैं, ठीक है ना। एवरी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, विप बनाती है, अपना विप नॉमिनेट करती है अपने किसी मेंबर को। वो क्या करेगा, एक तो अटेंडेंस लगाएगा अपने सभी मेंबर की, एक उनकी जो है इंश्योर करेगा कि वो इंश्योर दी पार्टिसिपेशन या वोट इन फेवर ऑफ इंश्योर दी वोट ऑफ द मेंबर इन एज पर दी पार्टी डायरेक्शन, ठीक है। पार्टी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो स्पीच दे या वोट करे या उनको सपोर्ट करे, ठीक है। ये दो काम होते हैं, अटेंडेंस लगाना और उनकी एक्टिविटी को नॉमिनेट मतलब ऑब्जर्व करना। एक तरह का मॉनिटर होता है, हर एक पार्टी का विप होता है, ठीक है। तो विप के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो सिंपल याद रखना, हर एक पार्टी का मॉनिटर होता है ये, जो क्या करेगा, एक तो अटेंडेंस लगाएगा, एक उनका जो फेवर करवाएगा कि वोट जो है अपनी पार्टी के जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग करे, ठीक है। एक हम देखते हैं लीडर ऑफ द हाउस।
लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है लोकसभा के अंदर, क्या होता है पीएम जो होता है ना, वो लीडर ऑफ द हाउस होता है लोकसभा में। ठीक है, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उसका जो मेंबर होता है या पीएम जो होता है, वो लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, पीएम होगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा लीडर ऑफ द हाउस होगा। और राज्यसभा में क्या होगा, जो पीएम नॉमिनेटेड बाय, पर्सन नॉमिनेटेड बाय या मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। ठीक है, तो लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है लोकसभा के अंदर, पीएम होगा या इसके द्वारा कोई नॉमिनेटेड मिनिस्टर होगा, नॉमिनेटेड मिनिस्टर। कौन नॉमिनेट करेगा, पीएम। राज्यसभा का जो लीडर होगा वो नॉमिनेटेड बाय पीएम, पीएम किसी पर्सन को बोलेंगे भी आप लीडर ऑफ द हाउस हो। तो इसके अंदर हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, मोदी जी क्या है, लीडर ऑफ द हाउस है। और यहाँ पे जेपी नड्डा साहब, ठीक है, जेपी नड्डा है, नड्डा साहब है, वो क्या है, लीडर ऑफ द हाउस है। ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस आप याद रखना। लीडर ऑफ द हाउस जो राज्यसभा के अंदर कौन है, जेपी नड्डा साहब है, यहाँ पे मोदी जी हैं। पीएम खुद होता है या वो नॉमिनेट किसी मिनिस्टर कर सकता है, यहाँ पे नॉमिनेट बाय ये होते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक आध टर्मिनोलॉजी हो रही है, बस इतना ही है। यही सब चीजें थोड़ी थोड़ी आप इनको है ना वीडियो को एक दो बार और देख के सबको है ना मेमोराइज कर लो, याद कर लो, इनको थिंक करो कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, और एक एक दो दो इन सब के जो है फंक्शंस जो है याद कर लो। ओके, चलो, थैंक यू।